हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तानाजी आईएएस एकेडमी। दोस्तों, तानाजी आईएएस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हर एक स्टूडेंट का सपना होता है आईएएस बनना। दोस्तों, उस सपने को साकार करने के लिए तानाजी आईएएस एकेडमी आपके साथ आ चुका है। बिल्कुल टिल सिलेक्शन तक आप लोग बस जुड़े रहिए तानाजी आईएएस एकेडमी के साथ, जहाँ पर आपको दोस्तों हर टाइप के क्लासेज और स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों, मैं यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स का क्लासेज लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको डेली करंट अफेयर्स क्लासेज आपको मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्तों, क्लास सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे बारे में जान लीजिए। दोस्तों, मेरे पास 5 साल से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैं करंट अफेयर पढ़ाता हूँ। 2 लाख से ज़्यादा लर्नर को दोस्तों मैंने अभी तक मेंटर किया है और काफ़ी सारे गवर्नमेंट एग्जाम को भी दोस्तों मैंने क्लियर कर रखा है। यहाँ पर दोस्तों आपको डेली लाइव क्लासेज मिलेगा इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ, जहाँ पर आपको जो भी डॉट या क्वेरी होगा आप पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं लाइव क्लासेज में। ठीक है, स्ट्रक्चर कोर्स दोस्तों यहाँ पर क्या है, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग बताया जाएगा। मतलब जो यूपीएससी के जो सिलेबस होगा उसके अकॉर्डिंग आपको बताया जाएगा यूपीएससी क्या पूछना चाहता है आपसे। ठीक है, जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर स्ट्रेटेजिक वे में आपको बताया जाएगा स्ट्रक्चर कोर्स। ठीक है, लैब टेस्ट दोस्तों यहाँ पर आपको रेगुलर बेसिस पर लैब टेस्ट और क्विज किया जाता है, जहाँ पर आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और दोस्तों अनलिमिटेड एक्सेस है। जो एक्सेस है दोस्तों वो अनलिमिटेड, एक बार आप लोग सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा, उसके बाद अनलिमिटेड एक्सेस है। दोस्तों, ये हमारा सब्सक्रिप्शन प्लान है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ और 36 मंथ का है। ठीक है, और साथ ही दोस्तों, और जिसको दोस्तों आप यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पे अभी भी आप यहाँ पर आप एक साथ नहीं, क्वार्टरली बेसिस पे भी आप इसे आप आसानी से पे कर सकते हैं। बिल्कुल ही आपके साथ तानाजी है हर मोड़ पे आपका सहायता करने के लिए। ठीक है, जहाँ पे भी आपको कोई भी डॉट या क्वेरी होगा, तानाजी आपके साथ है। दोस्तों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग डेली बेसिस पर क्लासेज ले सकें। और दोस्तों, यहाँ पर आपको यूट्यूब पर यूपीएससी, एमपीएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, ये सभी क्लासेज आपको यहाँ पर फ्री क्लासेज यूट्यूब पर आपको मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों आज हम चलते हैं आज के टॉपिक पे। दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे हैं राइज 2020 के बारे में। ठीक है दोस्तों, राइज 2020 के बारे में, रिस्पॉन्सिबल हेल्थ फॉर द सोशल एम्पावरमेंट 2020। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको वही टॉपिक पढ़ाऊंगा जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है। ठीक है, तो दोस्तों आज हम चर्चा कर रहे हैं कुछ करंट अफेयर्स के बारे में। तो दोस्तों, राज्य के बारे में जानते हैं। 5 से 9 अक्टूबर दोस्तों, 5 से 9 अक्टूबर 2020 के मध्य केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और नीति आयोग, ठीक है दोस्तों, नीति आयोग द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर मेगा वर्चुअल सम्मेलन राइज 2020 जो है दोस्तों का आयोजन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, 5 से 9 अक्टूबर के बीच में। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। दोस्तों, ये लोगो है इस बार के राइज 2020 समिट का, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, जो कि 5 से 9 अक्टूबर तक चलने वाला है। ठीक है दोस्तों, इसके प्रमुख बिंदु जानते हैं। दोस्तों, इस सम्मेलन में स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा एवं स्मार्ट मोबिलिटी जैसे अन्य क्षेत्रों में सामाजिक परिवर्तन, समावेश एवं सशक्तिकरण हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करने के लिए विचार का आदान प्रदान किया जाएगा, जो इसके प्रमुख बिंदु है दोस्तों। ठीक है, स्मार्ट मोबिलिटी, सामाजिक परिवर्तन, समावेश, सशक्तिकरण हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करने के लिए विचारों का आदान प्रदान किया जाएगा। राइज 2020 दोस्तों शिखर सम्मेलन में दुनिया भर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर शोध, नीति एवं नवाचार से संबंधित प्रतिनिधि एवं विशेषज्ञ शामिल होंगे। ठीक है दोस्तों, 2020 शिखर सम्मेलन दोस्तों होने वाला है। इसमें दुनिया भर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर शोध, नीति एवं नवाचार से संबंधित प्रतिनिधि एवं विशेषज्ञ शामिल होंगे। दोस्तों, चर्चा के विषय देख लेते हैं। दोस्तों, इस सम्मेलन में चर्चा के जो प्रमुख विषय हैं वो देख लीजिए। पहला दोस्तों, कोविड-19 से निपटने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका। ठीक है, कोविड-19 से निपटने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका। दूसरा, डिजिटलाइजेशन के लिए नवाचार को प्रोत्साहन। ठीक है दोस्तों, डिजिटलाइजेशन के लिए नवाचार का प्रोत्साहन। तीसरा है दोस्तों, समावेश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, समावेश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और चौथा है दोस्तों, सफल नवाचार के लिए साझेदारी। ठीक है, सफल नवाचार के लिए, इसके लिए साझेदारी, हर कोई अपना अपना उसमें साझेदारी करेगा। ठीक है दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप पिच फेस्ट, इसके बारे में जानते हैं। इस शिखर सम्मेलन में दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित क्षेत्रों में कार्य करने वाले कुछ प्रमुख स्टार्टअप भी भाग लेंगे।
और कौन कौन से भाग लेंगे वो जान लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाधान प्रतियोगिता जो है दोस्तों के माध्यम से चुने गए ये स्टार्टअप 6 अक्टूबर 2020 को होने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप पिच फेस्ट में अपने कार्य को प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, 6 अक्टूबर 2020 को होने वाले में। भारत एक स्टार्टअप परिस्थिति तंत्र है और इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप परिस्थितिक तंत्र है। यह आईआईटी जैसे उत्कृष्ट विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, मजबूत एवं सर्वव्यापी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रत्येक वर्ष लाखों नवनिर्मित स्टेम स्नातक वाला देश है। ठीक है दोस्तों, स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स जो स्नातक वाले जितने भी स्टूडेंट है वाला देश है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एक वैश्विक शक्ति बनने की ओर अग्रसर है। ठीक है दोस्तों, स्टेम स्नातकों वाला देश है। ठीक है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देश के एक वैश्विक शक्ति बनने के लिए अग्रसर है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से वर्ष 2035 तक भारत की अर्थव्यवस्था में $957 बिलियन की वृद्धि हो सकती है। ठीक है दोस्तों, जो विशेषज्ञों का मानना है दोस्तों 2035 तक जो भारत की अर्थव्यवस्था में $957 बिलियन की जो वृद्धि हो सकती है। ठीक है, तो दोस्तों ये था राइज के बारे में। दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। दोस्तों 24 सितंबर 2020 को मलयालम साहित्य के मशहूर कवि अक्कितम अच्युतम नंबूदरी को केरल के कुमारनाडूर जिले में स्थित उनके आवास पर आयोजित किए गए एक विशेष कार्यक्रम में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है दोस्तों, कब? 24 सितंबर 2020 को अक्कितम अच्युतम नंबूदरी को केरल के कुमारनाडूर के जिले में उनके आवास पर आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जानते हैं इसके बारे में दोस्तों? ये आप लोगो है, एक बार लोगो आप देख लीजिए ज्ञानपीठ पुरस्कार का। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। इसके प्रमुख बिंदु दोस्तों जानते हैं। दोस्तों यह ज्ञानपीठ पुरस्कार का 55वां संस्करण था। ठीक है, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार का 55वां संस्करण था। भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला यह सर्वोच्च पुरस्कार है दोस्तों। अक्कितम अच्युतन नंबूदरी मलयालम साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले 6ठे लेखक हैं। ठीक है दोस्तों, मलयालम साहित्य में ये पाने वाले 6ठे लेखक हैं। ठीक है, ठीक है। कोविड-19 के दोस्तों मद्देनजर लॉकडाउन के कारण इस बार ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है देरी से प्रदान किया गया। ये इससे पहले ही प्रदान किया जाता था। ठीक है दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा संविधान की 8वीं सूची में वर्णित 22 भारतीय भाषाओं में लेखन करने वाले साहित्यकार को साहित्य के क्षेत्र में आजीवन योगदान हेतु यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है दोस्तों, 22 जो भारतीय भाषा है हमारे संविधान में, उसमें आजीवन योगदान करते हैं उनको यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसमें दोस्तों इस पुरस्कार के तहत 11 लाख रुपए की धनराशि, प्रस्तावित पत्र तथा वाग देवी की कांस्य की प्रतिमा प्रदान की जाती है। ठीक है, जो दोस्तों मैंने आपको इससे पहले वाले स्लाइड में दिखाया है। ठीक है, वही प्रतिमा उनको दिया जाता है और 11 लाख रुपए की धनराशि उनको दिया जाता है। ठीक है, 11 लाख रुपए की धनराशि उनको प्रदान किया जाता है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, पहली बार जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 1965 में मलयालम साहित्यकार जी शंकर कुरुप को दिया गया था। ठीक है दोस्तों, पहली बार 1965 में मलयालम साहित्यकार जी शंकर कुरुप को दिया गया था पहली बार। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अक्कितम अच्युतम नंबूदरी इनके बारे में जान लेते हैं। अक्कितम अच्युतम नंबूदरी ने अपने मलयालम कविता में कई दशक पहले ही सार्थक आधुनिकतावाद के बारे में बताया था। ठीक है, सार्थक आधुनिकतावाद के बारे में बताया था। यह एकमात्र जीवित कवि है जिन्होंने मलयालम का महाकवि कहा जाता है। ठीक है, ये दोस्तों एकमात्र जीवित कवि जिनको मलयालम का महाकवि कहा जाता है। अपने करियर के शुरुआती वर्षों में अक्कितम अच्युतम नंबूदरी का कम्युनिस्ट विचारक E.S. नंबूदरीवाद से के साथ घनिष्ठ संबंध था। ठीक है, ये आपको जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों उसको मैंने पहले ही रेट कर दिया है ताकि आप लोग थोड़ा सा अटेंशन वहां पर हो। ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में E.M.S. नंबूदरीवाद केरल राज्य के पहले तथा भारतीय गणतंत्र में पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। ठीक है, पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे।
बाल्य दर्शनम के कारण वर्ष 1972-73 में इन्हें राज्य एवं केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये दोस्तों मंगलोदय एवं योग क्षेमम पत्रिकाओं के सह संपादक भी रह चुके हैं। ठीक है, मंगलोदय और योग क्षेमम के पत्रिका के सह संस्थापक भी रह चुके हैं। और वर्ष दोस्तों 2017 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, ध्यान रखना है 2017 में दोस्तों इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है दोस्तों, ये था ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। चलते दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों लोक अदालत। ठीक है, लोक अदालत के बारे में तो दोस्तों हम जानते ही हैं, ये चर्चा में क्यों आया है इसके बारे में जान लेते हैं। ये चर्चा में इसलिए है दोस्तों, ओडिशा के कंधमाल जिले में एक आदमी ने 20 से अधिक प्रयास के बाद भी अपना आधार कार्ड प्राप्त करने में विफल रहने के बाद लोक अदालत में शिकायत दर्ज कराई। ठीक है, इसलिए आज के लिए सुर्खियों में आ गया है। 20 से ज़्यादा बार उसने अप्लाई किया और लेकिन विफल रहा, तो उन्होंने लोक अदालत में जाकर शिकायत किया। इस मामले में अभी सुनवाई होना बाकी है। ठीक है, जानते हैं लोक अदालत के बारे में ब्रीफ में। दोस्तों लोक अदालत के बारे में जानते हैं। दोस्तों लोक अदालत ऐसे मंच या फोरम होते हैं जहां मामलों का सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटारा किया जाता है, बिल्कुल शांति से। वहां पे ये कहा जाता है बिल्कुल ही मतलब सोल्यूशन निकाला जाता है, ये नहीं जो आपस में आप अपना सुने, बिल्कुल ही सुनकर के और जो बीच जो मध्यस्थता किया जाता है वो यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, पहला। दूसरा दोस्तों ये सामान्य न्यायालय से अलग होता है क्योंकि यहाँ विवादित पक्षों के बीच परस्पर समझौते के माध्यम से विवादों का समाधान किया जाता है। ठीक है, समाधान किया जाता है। लोक अदालत का आयोजन राष्ट्रीय विविध सेवा प्राधिकरण द्वारा अन्य हितधारकों के साथ मिलकर किया जाता है। ठीक है, लोक अदालत में सभी दीवानी मामले, वैवाहिक विवाद, नागरिक मामले, भूमि विवाद, मजदूर विवाद, संपत्ति बंटवारे संबंधी विवाद, बीमा और बिजली संबंधी निपटारों का विवादों का भी निपटारा किया जाता है। इन सब मामलों का दोस्तों आप लोक अदालत में शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, वैवाहिक विवाद, नागरिक मामले, भूमि विवाद, मजदूर विवाद, संपत्ति बंटवारे, ठीक है, संबंधी विवाद, बीमा और बिजली संबंधी जो विवाद है वो आप यहाँ पर निपटारा कर सकते हैं। विधि के तहत ऐसे अपराध जिसमें राजीनामा नहीं हो सकता है, ठीक है, मतलब ऐसे मामले जहां संपत्ति का मूल्य 1 करोड़ रुपए से अधिक है, ठीक है, 1 करोड़ रुपए से अधिक है, का निपटारा लोक अदालत में नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें राजीनामा नहीं हो सकता तथा ऐसे मामले जहां पर मूल्य 1 करोड़ रुपए से अधिक है का निपटारा लोक अदालत में नहीं हो सकता है। लोक अदालत की स्थापना का सर्वप्रथम विचार भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश P.N. भागवती द्वारा दिया गया था। आपको ध्यान रखना, सर्वप्रथम दोस्तों भारत के पूर्व न्यायाधीश जो है P.N. भागवती द्वारा दिया गया था। सबसे पहली लोक अदालत का आयोजन वर्ष 1982 में गुजरात में किया गया था और वर्ष 2002 से लोक अदालत को अस्थायी बना दिया गया। ठीक है दोस्तों, पहला जो हुआ था दोस्तों 1982 में गुजरात में किया गया और वर्ष 2002 में से दोस्तों लोक अदालत को अस्थायी रूप से बना दिया गया। पहला 1982 में गुजरात में किया गया था और 2002 से लोक अदालत को अस्थायी रूप से बना दिया गया। ठीक है, ये दोस्तों ब्रीफ जानकारी था लोक अदालत के बारे में। चलते दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा नैनोजेट। ठीक है, नैनोजेट के बारे में जानते हैं, ये दोस्तों आज के सुर्खियों में। दोस्तों 21 सितंबर 2020 को नेचर एस्ट्रोनॉमी में प्रकाशित एक पेपर के अनुसार पहली बार शोधकर्ताओं ने नैनोजेट्स की स्पष्ट छवि को दर्ज किया है। ठीक है, नैनोजेट्स को स्पष्ट छवि को दर्ज किया। जानते हैं दोस्तों इसके डिटेल में। दोस्तों ये आप चित्र में देख सकते हैं, चित्र में आप देख सकते हैं। दोस्तों इसके प्रमुख बिंदु पर जानते हैं। नैनो जेट्स जो है दोस्तों तीक्ष्ण चमकीली रोशनी की तरह होते हैं और जो सौर मंडल में चुंबकीय संरचनाओं की लंबवत यात्रा करते हैं, जिसे कोरोना कहा जाता है। ठीक है, ये दोस्तों पैंडेमिक भला कोरोना नहीं है। ठीक है, ये इनके संरचनाओं इनकी लंबे के वजह से इनका नाम कोरोना दिया गया है। ठीक है, कहा जाता है। एक सिद्धांत के अनुसार कोरोना में ताप सूक्ष्म स्तर पर होने वाले विस्फोट जिन्हें नैनो फ्लेयर्स कहा जाता है। ठीक है, नैनो फ्लेयर्स कहा जाता है के कारण पैदा होता है, लेकिन यह विस्फोट इतने सूक्ष्म स्तर पर होता है कि इसे किसी भी माध्यम से देखना अत्यंत मुश्किल होता है। ठीक है, किसी भी माध्यम से इसको देखना अत्यंत मुश्किल होता है। ठीक है, नैनो फ्लेयर्स कहा जाता है। ठीक है, नैनो फ्लेयर्स के बारे में दोस्तों जानते हैं।
नैनो प्लेयर्स जो है दोस्तों ये सूर्य पर होने वाले छोटे विस्फोट हैं, ठीक है, सूर्य पर होने वाले छोटे विस्फोटक हैं, किंतु इनको स्पॉट करना मुश्किल है, ठीक है। ये बहुत तीक्ष्ण एवं छोटे होते हैं, जिसका अर्थ है कि इनको सूर्य की चमकदार सतह के बाहर स्पॉट करना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है, इनको स्पॉट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। सूर्य का जो दोस्तों सूर्य का वातावरण सतह की तुलना में बहुत अधिक गर्म क्यों है तथा इस तापमान के बारे में अन्य जानकारी जुटाने के लिए शोधकर्ताओं ने नासा के इंटरफेरेंस रीजन इमेजिंग स्पेक्ट्रोग्राफ मिशन का उपयोग किया, ठीक है दोस्तों। इसके लिए क्या है, जो इसका जो है जो वातावरण में बहुत ज़्यादा गर्मी क्यों है इसकी जानकारी जुटाने के लिए शोधकर्ताओं ने क्या किया, नासा के इंटरफेरेंस रीजन इमेजिंग स्पेक्ट्रोग्राफ मिशन का उपयोग किया। 3 अप्रैल दोस्तों 2014 को सूर्य की सतह पर घटित एक घटना जिसे कोरोनल रेन इवेंट के रूप में जाना जाता है के कारण जब कोरोना से सूर्य की सतह पर ठंडे प्लाज्मा की धाराएं एक विशाल जलप्रपात की तरह दिखाई देती है, ठीक है, तब शोधकर्ताओं ने इस घटना के अंत में दिखाई देने वाले चमकीले नैनोजेट्स की छवि को दर्ज किया, ठीक है, नैनोजेट्स की छवि को दर्ज किया। नैनोजेट्स को दोस्तों स्मोकिंग गन भी कहा जाता है, जो नैनो प्लेयर्स की उपस्थिति का प्रमुख प्रमाण है, ठीक है दोस्तों। नैनोजेट्स को स्मोकिंग गन भी कहा जाता है, जो नैनो प्लेयर्स के उपस्थिति का प्रमुख प्रमाण है, ठीक है दोस्तों। माना जाता है कि प्रत्येक नैनोजेट्स की शुरुआत एक प्रक्रिया द्वारा होती है, ऐसा माना जाता है जो प्रत्येक नैनोजेट की शुरुआत दोस्तों एक प्रक्रिया द्वारा होती है, जिसे चुंबकीय पूर्ण संयोजन के रूप में जाना जाता है, जहां ट्विस्टेड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है दोस्तों, ट्विस्टेड मैग्नेटिक फील्ड विस्फोटक के रूप में से पुनः संगठित होती है, ठीक है। सूर्य के कोरोना में नैनोजेट्स का निर्माण दोस्तों करते हुए एक पूर्ण संयोजन दूसरे पूर्ण संयोजन को स्थापित करता है, ठीक है। सूर्य के कोरोना में नैनोजेट्स का जो दोस्तों निर्माण करते हुए एक पूर्ण संयोजन दूसरे पूर्ण संयोजन को स्थापित करता है, ठीक है, स्थापित करता है। और इसी प्रकार यह प्रक्रिया आगे भी तब तक चलती रहती है जब तक कोरोना को गर्म करने वाली ऊर्जा विकसित न हो जाए, ठीक है दोस्तों। ये जानकारी था नैनोजेट्स के बारे में, ठीक है दोस्तों। आज हमने दोस्तों जो 3-4 टॉपिक अभी डिस्कस किया है, अभी के लिए दोस्तों इतना ही। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक दोस्तों आप हमारे तानाजी IAS अकेडमी पे देख लीजिए। 10 तारीख से दोस्तों हम यहाँ पर लाइव क्लासेज आप लोगों को देने वाले हैं, जहाँ पर दोस्तों आपको ऑनलाइन लाइव सेशंस, ठीक है, फ्री फेस टू फेस क्लासेज, रिकॉर्डेड लेक्चरर्स, स्टडी मटेरियल्स, असाइनमेंट, डिस्कशन क्लासेज, टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स, ठीक है दोस्तों। आपको सारे फैसिलिटीज आपको मिलने वाला है दोस्तों। आप हमसे यहाँ पर जुड़ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और रजिस्टर्ड ये हमारे इस साइट पर विजिट कर सकते हैं दोस्तों। तानाजी पर अभी आपका स्कॉलरशिप का स्कीम चल रहा है, तो प्लीज़ जिन लोगों ने रजिस्टर्ड नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग रजिस्टर्ड हो जाइए, ठीक है। और ये टाइमिंग स्लॉट है, तो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग रजिस्ट्रेशन ले लीजिए स्कॉलरशिप के लिए, ठीक है। और दोस्तों अभी के लिए इतना ही, ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक थैंक यू सो मच स्टूडेंट।